आओ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू बाय आर्यन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और मैं आपका दोस्त आर्यन आज लेकर हाजिर हूँ आपके लिए फिल्म गॉडफादर का रिव्यू। तो गाइज, आज दशहरा के अवसर पर सिनेमाघर में रिलीज हुई मूवी गॉडफादर का, तो बिना बैक जाए करते हुए जल्दी से शुरू कर। तो गाइज देखो, फिल्म गॉडफादर जिसके लीड रोल में हमें देखने के लिए मिलते हैं चिरंजीवी, नयनतारा, सत्यदेव, और जिसमें एक्सटेंडेड कैमियो में हमें देखने के लिए मिलते हैं हमारे भाईजान सलमान खान। तो गाइज, जैसा कि हमारी प्रथा है कि मैं आपको इसका पहले ओपिनियन बताने की कोशिश करूं, रिव्यू बताने की कोशिश करूं एक लाइन में। तो गाइज देखो, मैंने आज तक इतने रिव्यूज किए हैं, उसमें शायद ये पहली ऐसी मूवी है जिसका मैं अभी तक क्लियर ही नहीं कर पाया हूं। इसको एक अच्छा बोलूं, एवरेज बोलूं, बिलो एवरेज बोलूं या वर्स्ट बोलूं, क्योंकि देखो ये फिल्म एक ऐसी फिल्म निकल कर आई है जिसमें कुछ बातें अच्छी हैं, कुछ बातें बुरी हैं, लेकिन कुछ बातें पता नहीं क्या हैं। जी हाँ, मतलब इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस देखो, अगर आप लोगों ने लूसीफर मूवी देखी है तो आपको स्टोरी पता ही होगी कि उसकी स्टोरी क्या थी। सबसे पहली बात, इस फिल्म के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करता हूँ। तो अगर मैं फिल्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा परफॉर्मेंस से। तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो इस फिल्म में देखने के लिए मिलती है वो मिलती है सत्यदेव की। देखो गाइस, सत्यदेव ने इसमें नेगेटिव रोल निभाया है और ये वही कैरेक्टर है जिसे ओरिजिनल मूवी लूसीफर ने विवेक ओबरॉय ने निभाया था। तो हालांकि विवेक ओबरॉय के लेवल तक सत्यदेव नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने अपना काम जो है अच्छा किया, बेहतरीन किया। इवन मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे अच्छा काम जो मतलब मूवी को जो सीरियसली लेकर जो बंदा चल रहा था ना, जो अपने कैरेक्टर को मूवी के प्रति जो सीरियस था, वो सत्यदेव ही नजर आते हैं। उन्होंने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह प्ले किया है। उसके बाद आती है नयनतारा। देखो, नयनतारा को करने के लिए वैसे भी कुछ ज्यादा काम नहीं था। हालांकि सुनने में आया था कि इनका काम मंजू वारियर से भी ज्यादा होने वाला है। जो ओरिजिनल वर्जन में जो मंजू वारियर का काम था उससे ज्यादा होने वाला है। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे मंजू वारियर के कैरेक्टर में जितना स्पेस उन्हें दिया गया था ओरिजिनल मूवी में, इस मूवी में उनसे तो उनका स्क्रीन स्पेस और उनका काम कम ही नजर आया। तो लेकिन जो भी काम है उनका काम ठीक ठाक था, क्योंकि उनका काम कुछ ऐसा नहीं था जहां उन्हें लाउड होना पड़े या करना पड़े। उनका एक सटल वे में सीरियस और शांत रह के काम था उनका, तो वो उन्होंने अपना ठीक ठाक किया है। अब इसके बाद अगर कहीं आते हैं तो वो है चिरंजीवी सर। देखो, चिरंजीवी सर नो डाउट पूरी फिल्म में बहुत डैशिंग लगे। इवन वो यार 67 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 67 साल के हैं वो, लेकिन वो फिल्म में कहीं नजर ही नहीं आते कि बंदा 67 ईयर्स का है। भाई, स्मार्टनेस, डैशिंगनेस में उनकी कोई कमी नहीं थी। उनकी एक्टिंग भी ओके थी। देखो, ओके मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी सारे सीन्स ऐसे थे जहां मुझे ये लग रहा था कि ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो है, ये जल्दबाजी में की गई। मतलब इस सीन को या तो जल्दी शूट किया गया है या फिर उसकी एडिटिंग इस तरीके से की गई है कि वो सीन है ना, वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाता ऑडियंस के ऊपर। और देखो, अब आप कहेंगे कि मैं सलमान खान की बात क्यों नहीं कर रहा हूं। मैं सलमान खान की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं सलमान खान की बात वीडियो के लास्ट में करूंगा, और हो सकता है कि इसके ऊपर मैं जल्द ही इसी हफ्ते के अंदर एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊं जिसमें मैं सिर्फ सलमान खान के ऊपर ही बात करूंगा, इस मूवी से रिलेटेड और बाकी चीजों के बारे में भी। तो देखो गाइस, ये तो है परफॉर्मेंस। अब अगर मैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि लूसीफर मूवी से इस फिल्म में ये फिल्म फ्रेम टू फ्रेम कॉपी नहीं कही जा सकती, क्योंकि काफी कुछ चेंज हमें ओरिजिनल वर्जन के कंपैरिजन में यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन उनके साथ जो प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है कि कुछ चीजें, कुछ सीन्स तो अच्छा निकल के आए हैं, जो सीन चेंज किए गए हैं वो कुछ सीन्स तो अच्छे निकल कर आए हैं, लेकिन कुछ सीन्स हैं जो बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, एक तो इस फिल्म में जो डायलॉग्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है, इतने बेहतरीन। देखो, कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद इवन मेनली मैं कहूं कि, और वो जो भी डायलॉग्स है ना, वो डायलॉग्स मेनली चिरंजीवी सर के खाते में ही आते हैं। तो कुछ डायलॉग्स तो ऐसे हैं कि जिनको सुनने के बाद ऑडियंस का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। और कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं
कि जब उनको सुनने के बाद पब्लिक का रिएक्शन यही होने वाला है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक है। मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं डालते हैं वो डायलॉग, तो डायलॉग्स की काफी कमी मुझे महसूस हुई। मतलब इस मूवी को देखो, लूसीफर जो थी ना, वो एक मास्टरपीस मूवी बनी, वो इसलिए क्योंकि उस मूवी को में जो हर कैरेक्टर में जो डेप्थ थी, जो डायलॉग्स थे, जो स्क्रीन प्ले था, वो उस लेवल का था कि उस मूवी को मास्टरपीस बना दिया। लेकिन इस मूवी का देखो, स्क्रीन प्ले में, स्टोरी में चेंज किए गए, उसके हिसाब से जो डेप्थनेस है, जो कैरेक्टर में डेप्थनेस है, वो खत्म हो जाती है। इवन किसी भी कैरेक्टर में वो डेप्थनेस नजर नहीं आती। इवन मैं आप लोगों को बताऊं कि हाँ, जो चिरंजीवी सर का जो कैरेक्टर है उसमें वो डेप्थनेस नजर आनी चाहिए थी जो मोहनलाल सर के कैरेक्टर में थी, लेकिन वो नहीं नजर आती। लेकिन यहाँ उनका कैरेक्टर में थोड़ा चेंज ये देखने के लिए मिलता है कि जो मोहनलाल सर का जो कैरेक्टर था उसमें थोड़ी ग्रे शेड भी नजर आती है लूसीफर के अंदर। मतलब उन बीच बीच में जो सीन्स दिखाए जाते हैं, उनकी जो फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है, उसमें साफ नजर आता है कि इस बंदे के कैरेक्टर में एक ग्रे शेड भी है। लेकिन यहाँ जो चिरंजीवी सर का जो कैरेक्टर दिखाया गया है उसमें कोई ग्रे शेड नहीं है। इवन वो जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह से काइंड हार्टेड है, पूरी तरह से हेल्पफुल है और पूरी तरह से एक मदद करने वाला, मददगार नेचर है, दयालु इंसान है। तो वो जो ये डिफरेंट दोनों के बीच में हो जाता है। अब देखो, फिल्म में मैं बात करता हूँ फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की। तो देखो, फिल्म में का पहला नेगेटिव पॉइंट तो ये है कि यार एक स्टार है, आप उसकी फिल्म में एंट्री एक बार कराओ, समझ में आता है कि पहले आपने एंट्री करा दी, या एक बार और करा दो, दो बार करा दो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ चिरंजीवी सर जितनी बार स्क्रीन पर दिखाई दिए ना, भाई साहब हर बार उन्हें उनकी एंट्री ही कराएगी। मतलब उनका सीन ही ऐसे उन्हें इस तरह से फ्रेम में लाया जाता है जैसे भाई साहब इस कैरेक्टर को पहली बार इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है स्क्रीन पे। इवन मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने तो 7 से 8 एंट्री उनकी गिन ली थी, बाकी फिर मैंने गिनना ही छोड़ दिया भाई साहब, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि अब तो ये चिरंजीवी सर जितने भी बार कैरेक्टर में आएंगे, जितनी बार फ्रेम में स्क्रीन पर नजर आने वाले, उन्हें इसी तरह प्रेजेंट किया जाएगा जैसे कि इस कैरेक्टर का पहली बार इंट्रोड्यूस कराया जा रहा हो। तो मतलब यार आप समझो कि पहले सीन में चिरंजीवी सर की जो मेन एंट्री है वो हुई, अगले सीन में फिर उनको ऐसे ही प्रेजेंट किया गया, वही स्लो मोशन, वही बैकग्राउंड म्यूजिक और उसी तरह से उनकी वॉक स्लो मोशन में। मतलब हो गया यार, एक बार समझ में आ गया कि ये मेन एक्टर है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, कितनी बार यार, कितनी बार किसी एक्टर की एंट्री कराओगे? तो यार ये जो देखने में ना, ये एक टाइम पे आके बहुत इरिटेट करता है। मतलब जहां जरूरत नहीं है वहां भी आपने स्लो मोशन डाल रखा है। तो ये एक तो ये नेगेटिव। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये कि डायलॉग्स कुछ कोई ज्यादा खास नहीं है। जो डायलॉग्स एक आध डायलॉग्स को छोड़ दूं तो कोई डायलॉग्स ऐसे काम नहीं कर पाते हैं, और जो भी डायलॉग्स हैं वो किसी कैरेक्टर के पास इतने हैं ही नहीं। इवन जो भी डायलॉग्स अच्छे सुनाई देते हैं वो सिर्फ चिरंजीवी सर के पास में ही डायलॉग नजर आते हैं। मास एलिवेशन सीन्स की बात करूं तो देखो, एक सीन जो मुझे याद है, जो मास एलिवेशन सीन है, वो ये है कि एक फाइट सीक्वेंस आता है, जो आपको ट्रेलर में भी उसकी थोड़ी झलकियां दिखाई दी होंगी। चिरंजीवी सर का एक फाइट सीक्वेंस सीन आता है, वहां जो एलिवेशन सीन है और वहां जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है वो जरूर थोड़ा अच्छा है, वहां एलिवेशन अच्छा मिल जाता है सीन को। बाकी कहीं भी एलिवेशन देने की कोशिश की जाती है, लेकिन एलिवेशन फिल्म में निकल के नहीं आ पाता। बैकग्राउंड म्यूजिक की तो देखो, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया एस थमन ने। आप सोच सकते हो कि एस थमन वो बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर है जिन्होंने साउथ की न जाने कितनी सारी फिल्मों में एक से एक बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। लेकिन यार यहाँ ये रियलाइज ही नहीं होता किसी भी पॉइंट पर कि इस फिल्म में थमन सर ने म्यूजिक दिया है। मतलब यार इतना सोता हुआ, इतना ठंडा बैकग्राउंड म्यूजिक है। देखो, एक बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे जरूर पसंद आया, जो गॉडफादर वाला जो टाइटल है फिल्म का, जो बैकग्राउंड में जो गॉडफादर वाला जो वर्ड सुनाई देते, जो गॉडफादर वाला बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो जरूर जहां चलता है चिरंजीवी सर के सीन्स पर, वो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। बाकी कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा जिसके बारे में मैं बात कर सकूं। फिल्म के म्यूजिक के बारे में बात करूं तो भाई देखो, फिल्म के फिर 2 गाने सुनाई देते हैं। एक गाना सुनाई देता है फिल्म में लास्ट में, जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, थार मार धक्का मार वाला जो है,
सलमान खान और चिरंजीवी इसमें डांस करते हुए दिखाई देते हैं, और एक आता है क्लाइमैक्स से थोड़ी देर पहले ब्लास्ट बेबी, और दोनों ही गाने मुझे पसंद ही नहीं आए। देखो थार मार थक्का मार वाला जो सॉन्ग था वो तो मुझे पहले भी पसंद नहीं आया था, और ब्लास्ट बेबी सुना तो वो तो खैर भाई साहब उसमें तो मैं फोन चला रहा था क्योंकि वो गाना ही मुझे पसंद नहीं आया था। मैं तो कर रहा था कि आगे कोई सीन आए तब फोन रखूंगा। तो गाइस देखो ये बात हुई फिल्म की, अब मैं बात करता हूँ सलमान खान की। तो देखो फिल्म में सलमान खान की एंट्री होती है बिल्कुल इंटरवल पर होती है, उसके बाद उनकी एक एंट्री इंटरवल के बाद दिखाई जाती है, वो सीधे दिखाई जाते हैं फिर क्लाइमैक्स में। उसके सीन्स में मास होना चाहिए, उसे उस तरह से स्क्रीन पर प्रेजेंट, लेकिन यार तुम उसकी एंट्री इतने ठंडे वे में करा रहे हो कि भाई साहब मजा ही नहीं आ रहा। हालांकि वो स्क्रीन पे है, वो बंदा स्क्रीन पे आता है, बिल्कुल उसकी एंट्री तुम बिल्कुल वाहियात लिख दोगे ना तो भी स्क्रीन पे उसका स्क्रीन प्रेजेंस ही ऐसा है कि वो स्क्रीन प्रेजेंस में ही अच्छा लगेगा। लेकिन यार किसी भी एक्टर की स्टार की एंट्री कराने का भी एक तरीका होता है ताकि उसके फैंस उसको सेलिब्रेट कर पाए। यहाँ साले क्या सेलिब्रेट करोगे तो उनकी एंट्री अगर देख लोगे तो। क्लाइमैक्स में यार एक डायलॉग मिलता है जो हमें ट्रेलर में सुनने के लिए मिलता है, वही वाला कि ये फैमिली मैटर है तेरे बड़े भाई के बड़े भाई का। तो देखो सलमान खान के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि उनका स्क्रीन प्रेजेंस भी इस फिल्म को वो नहीं दे पाता। मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू में भी ये बात बोली थी कि अगर इस फिल्म को कोई बचा सकता है तो इस फिल्म के सिर्फ दो ही लोग हैं, पहले सलमान खान का स्क्रीन प्रेजेंस, दूसरा फिल्म में मेगा स्टार चिरंजीवी का होना। और मैं आप लोगों को बताऊं कि सलमान खान का जो कैमियो है वो पूरी तरह से मेरी नजर में वेस्ट नजर आता है। वो इसलिए नजर आता है क्योंकि यार तुमने उसको प्रेजेंट किया था ना लास्ट के 15 मिनट में, वो बंदा पूरी तरह आपको स्क्रीन में दिखाई देता है, लेकिन स्क्रीन पे भी आप उसको उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाए जिस तरह से आपको उसको प्रेजेंट करना चाहिए था। मुझे याद आया जिसके बारे में मैं बताता हूँ कि इस फिल्म में जो है गूज़बम्पिंग मूवमेंट्स बहुत सारे होने चाहिए थे, लेकिन उनकी भारी कमी मुझे नजर आती है। लेकिन एक सीन ऐसा है जिस पर मुझे स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा कि ऑनेस्टली से बताऊंगा कि गूज़बम्प्स मिले, और वो सीन ये था कि इंटरवल से पहले का एक सीन होता है जब सत्यदेव चिरंजीवी सर से मिलने जाते हैं जेल में। तो वहां वो उनको धमकाते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे साथ जितने भी एमएलए हैं उन्हें मेरे पक्ष में वोट दिलवा दो तो मैं सीएम बन जाऊंगा और तुम्हें जेल से निकाल दूंगा वगैरह वगैरह। उनके बीच जो भी कन्वर्सेशन और डायलॉग्स चलते हैं तो वहां सत्यदेव सारे अपने डायलॉग्स बोल देते हैं, लेकिन वहां चिरंजीवी सर का सिर्फ एक ही काम होता है, उनके पास वहां कोई डायलॉग नहीं था कि उन्हें सिर्फ चेहरे पर स्माइल रख के पूरे टाइम उनको स्माइल ही करते रहना है, मतलब उनका कोई डायलॉग ही नहीं था। और ये बात बोलता सत्यदेव का कैरेक्टर बोलता है कि ब्रह्मा कोई तो इमोशन दिखा, डर या दुख कुछ तो दिखा, लेकिन उनके पास कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो सेल से बाहर निकल रहा होता है तो उस टाइम कुछ ऐसा होता है, अगर मैं आप लोगों को बता दूंगा तो शायद आपके लिए वो स्पॉइलर हो जाए, क्योंकि फुल फिल्म में उस सीन को एक ट्विस्ट की तरह इस्तेमाल किया गया और सच में वो सीन, वो ट्विस्ट सच में आपको गूज़बम्प दे जाता है, जहां आपको लगता है कि कुछ अच्छा फील हो रहा है, आपको कुछ अच्छा मासी मूवी देखने के लिए मिल रही है। तो वहां कुछ ऐसा होता है जो आपको जरूर एक बार को सीटी बजाने पर, ताली बजाने पर मजबूर कर देगा। बाकी फिल्म में ऐसे काफी सारे सीन्स होने चाहिए थे जो नजर नहीं आते हैं। तो फाइनली गाइज यहीं तक था मेरा रिव्यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पर और भी बहुत कुछ नए नए कंटेंट आने वाला है जिससे आप मिस ना हो जाएं। और सच में चैनल आपको पूरी तरह मैं आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे फॉलो कर लेना, लिंक्स आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर लो, और इसके साथ साथ हमारे चैनल से बने रहना। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।